अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर उमर आदिल और डक्की भाई पर होने वाले तशद्दुद के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर उमर आदिल काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पर नज़र नहीं आ रहे और उन पर 6 मुकदमात हैं। NCCIA ने उनको 6 दफ़ा अरेस्ट किया। 6 दफ़ा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर मुख्तलिफ लोगों पर ऐसी बातें की कि वो गुस्से में आ गए और उन्होंने इन पर मुकदमात कर दिए, पर्चे करवा दिए, FIR कटवा दी और आखिरकार उन पर खैर उनको अरेस्ट भी किया और वो जेल भी गए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अब वो यूट्यूब पर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन पर पाबंदी लग गई है कि वो यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में उन्होंने ये सारी बातें की, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि NCCIA ने डक्की भाई पर इतना तशद्दुद किया कि उनकी कमर जो मैंने बैंगन की तरह देखी। मतलब जो बैंगन का कलर होता है ना, वो नीला पीला टाइप का कलर होता है, पीला तो नहीं होता, जो बैंगन का कलर होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मारा जाए तो वो बाद में नील इस तरह के बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने डक्की भाई से मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ पर मैंने देखा कि डक्की भाई की हालत, उनकी कमर देखी तो मैं ऐसा परेशान हुआ कि आखिर ये कितना बड़ा मुजरिम था, इसने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था कि इसको इतना तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जब उनसे अदालत में पूछा गया कि आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, आपको किसी ने मारा तो नहीं है, तो उन्होंने आगे से कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। और इरशाद भट्टी कहते हैं वहाँ मैं मौजूद था, मैंने देखा कि उन्होंने यही कहा कि मुझे किसी ने तशद्दुद नहीं किया। लेकिन जब डॉक्टर उमर आदिल ने उनकी कमर देखी तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया जा रहा था और आखिरकार वो तंग आकर उन्होंने वो सारी बातें बोल दी कि भाई इन लोगों ने मेरे से 90 लाख रुपए लिए, बल्कि अब तो और लोगों के भी उन्होंने नाम लिए और वो जो रकम बनती है वो 1.5 करोड़ रुपए बनती है, रिश्वत। अच्छा, एक और मैंने प्रोग्राम देखा, जब मैं इसी पर यही प्रोग्राम देख रहा था तो अचानक मेरे सामने एक और प्रोग्राम आया यासिर शामी का। और वो यासिर शामी के प्रोग्राम में एक और ऐसा इंकशाफ जिसे देखने के बाद तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये हमारे जो इदारे हैं कर क्या रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिन्हें सुनने के बाद बंदा कहता है उफ, हम कहाँ रह रहे हैं भाई, ये सब कुछ हो क्या रहा है। यासिर शामी कहते हैं कि चाइनीज़ एक बाशिंदे को NCCIA वाले रावलपिंडी से उठाते हैं और उसके बाद उस पर इतना तशद्दुद करते हैं, इतना उसको मारते हैं, मार मार कर उसकी वीडियोस बनाकर उसकी बीवी को भेजते हैं, लोहे के राड से उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको इतना मारते हैं, मारने के बाद उसकी जो वीडियोज़ हैं, ओए होए, आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप अपने किसी प्यारे को इस तरह से तकलीफ़ में देखते हैं कि कोई उसको इतना मार रहा है कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और उसके जिस्म से खून निकल रहा हो और उसके जिस्म से मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है, बयान करना मुश्किल है। तो खैर यासिर शामी कहते हैं कि मैं उनका वो प्रोग्राम देख रहा था कि वो उन्होंने वीडियो बनाकर उसकी वाइफ को भेजी और कहा कि हमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए आप देंगे तो मैं आपके शौहर को छोड़ देंगे। वो चाइनीज़ था। चले पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ ये बातें तो चले समझ में आती है, लेकिन जब आप गैर मुल्की लोगों के साथ, किसी फॉरेनर के साथ ये जब चीज़ें ये सब कुछ करते हैं तो फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। और सिर्फ पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता, ये दुनिया भर में मैंने देखा है। दुनिया भर में बहुत सारे जो भी इंसान वर्दी पहनता है उनमें से कुछ लोग जिम्मेदारियां निभाते हैं, उनमें से कुछ लोग फिरौन बन जाते हैं, उनमें से कुछ लोग अपने आप को फिरौन समझने लग जाते हैं और समझते हैं कि जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी है मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन पूछने वाला है। और अच्छा, रात को कई बार मैं आ रहा होता हूँ जब लेट नाइट, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर किसी ना किसी बहुत छोटे से बच्चे को रोका होता है बाइक पे ना, बाइक पे वो आ रहा होता है काम से या वो घर से कुछ सामान लेने गया होता है, तो उसको ना रोका होता है बिल्कुल सुनसान सी जगह पर पुलिस वालों ने। अब वो बच्चा जब मैं देखता हूँ तो उसकी उम्र होगी कोई 16 साल, 17 साल, 15 साल, वो घर से कोई दवाई लेने के लिए निकला या काम से आ रहा है,
पाकिस्तान में आपको पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, और काम जहाँ कर रहे होते हैं वो लोग भी ज़रा तरस नहीं खाते कि टाइम पे इनको छुट्टी दे दे, इनके आने जाने में मसला होगा। वो लोग भी जब तक खुद काम कर रहे होते हैं उनको, और अपने बच्चों को 7 बजे सुलाया होता है, सो जा मेरा बच्चा सो जा, नींदर नहीं पूरी होएगी ना तो तेन पढ़ेगा कि नहीं, बड़ा आदमी की नहीं पढ़ेगा। तो दूसरे का बच्चा जो आपके पास काम करने आया होता है उसको कहते हैं ये सब तो करना पड़ता है। ऐसा जालिम मुआशरा हो गया कि हम किस किस पर बात करें और क्या क्या बात करें। बहरहाल ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं तो आप ये ना सोचें कि आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी बना दी। अगर आपने अपने बच्चे को ये ना सिखाया कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद, किसी सीट पर बैठने के बाद अगर तुमने इंसाफ ना किया, अगर तुमने किसी पर जुल्म किया, तुमने तशद्दुद किया, तो बरोज़े क़यामत मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आप माँ हैं, तरबियत कर रही हैं, तो आप उसे कहें कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं अल्लाह से कहूँगी कि इसको जहन्नम में डाल दें, मैं खुद कहूँगी। और अगर आप बाप हैं तो अपने बच्चे को कहें कि अगर तुमने कभी ऐसा किया तो मैं कभी तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूँगा। भाई उसको डराएं, अपने बच्चे को बताएं कि जब तुम मर जाओगे तो अल्लाह को तुम्हें जवाब देना है, ये यूनिफॉर्म पहन कर ये जो तुम जुल्म करने पर आ जाते हो ये ना करो। पर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बयान की हैं, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि आप घर से निकलें और आपको बिला वजह कहीं रोक लिया गया और यूनिफॉर्म की ज़ोर और ताकत के बलबूते पर आपसे बहुत कुछ जो है उन्होंने ले लिया और रिश्वत की मद में? तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपना वाक़या ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी बुशरा अंसारी जी के बारे में। बुशरा अंसारी जी का एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया, एक मॉर्निंग शो में वो बैठी हुई थी, तो वो इतना ज़बरदस्त वो पैगाम था, इतना ज़बरदस्त वो मैसेज है जिसे सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार ये शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी शादियाँ होती हैं ना, शादियों में ये जो जहेज़, जेवर और मर्द को जेवर बनाना है, आजकल आपको पता है 4 लाख के करीब से वो जेवर है। तो एक आम सा बंदा जो है वो शादी नहीं कर सकता जब तक उसके पास 4-5 तोले जेवर ना हो पहनाने के लिए। अब पंजाबियों में तो ये सब कुछ है, ठीक है, अब मुझे और नहीं पता, और इलाकों में अपनी अपनी रवायात होंगी, लेकिन हमारे पंजाब में ये सब कुछ है। पंजाब में, कराची में जेवर कितना पहनाओगे भाई, दोगे क्या? फिर लड़के वाले भी ऐसे हैं कि भाई तुम जहेज़ में क्या क्या दोगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो बताती हैं कि जब मेरी शादी होने वाली थी 78 में, वो अपने पहले शोहर की बात बताते हुए ये कह रही थी कि जब मेरे जो पहले शोहर थे वो पीटीवी में मुलाजिम थे, उन्होंने जब मेरे वालिद से रिश्ता मांगा और कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है वो मैं बेच दूंगा और इसको जेवर पहना दूंगा, तो मेरे वालिद ने कहा कि ना 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 ना, गड्डी बेचने दी की लोड़ है भाई, गड्डी बेच दोगे तो फिर टूरोगे किस थे? तो उन्होंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, और वलीमे के लिए मैं ये करूँगा कि मैं लोन ले लेता हूँ, कर्जा ले लेता हूँ, और कर्जे के पैसे के साथ जो है वो मैं वलीमा कर लूँगा, तो वो मेरी तनख्वाह से कटता रहेगा। तो वालिद ने ये भी मना कर दिया, कहा कि नहीं वलीमा शुमा नहीं करना, वही जो आपकी तनख्वाह है उसमें आप दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना। क्या ज़रूरत पड़ी है कि लोगों को खिला दो और ख़ुद कर्जे में डूबे रहो? कोई ज़रूरत नहीं है। बस 1000 में हमारी शादी हो गई थी, ये बुशरा अंसारी जी ने बताया 78 में। और वो कहती हैं कि उस वक्त मेरे शोहर की तनख्वाह पता नहीं 1000-1200 थी। खैर 78 में 1000-1200 तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी यार। मैं आपको सच बताऊँ तो, खैर ये कभी किसी दिन स्टोरी बताऊंगा, ये 1000-1200 बहुत बड़ी चीज़ थी यार 78 में। अगर आप अपने वालिदैन से पूछे, मैं तो अपने अम्मी अब्बू से, मेरे अब्बू तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो वो मुझे बहुत कुछ बताते थे। अगर आपके बड़े आपके करीब हैं तो आप उनसे पूछे 78 में 1200 रुपया कितनी बड़ी रकम थी। खैर जो बताने का मकसद है वो ये है कि आजकल आप जितनी भी शादियां देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि शौहर को किसी न किसी तरह से जेवर पहनाना है, और वो कर्जा उठाए कुछ भी करे बस जेवर पहनाना है। बहुत सारे लोगों की शादियां इसलिए नहीं होती कि भाई जेवर नहीं है मेरे पास पहनाने के लिए, मेरे पास वलीमा करने के लिए पैसे नहीं है, और यूं निकाह जो है वो मुश्किल होता जा रहा है और जिना जो है वो आसान होता जा रहा है। आपके पास 25-30 लाख या 50 लाख रुपए होंगे तो आप शादी करेंगे, ठीक है, 20-25 लाख रुपए का तो सोना है,
बाकी जो है वो आपकी बारात और वलीमे के नॉर्मल से जो फंक्शन हैं उन पर लग जाता है, ठीक है। तो आप 50 लाख जोड़ेंगे आज के दौर में जहां पर बिल, बिजली, गैस और ये सब कुछ नहीं पूरा हो रहा, घर का राशन नहीं पूरा हो रहा, 50 लाख जोड़ेंगे तब आपकी शादी होगी, वरना आप बैठे रहेंगे। और इसी वजह से जो है ये सब हालात आपके सामने है। आजकल आप देख लेना कि आपके सामने गर्लफ्रेंड्स भी नजर आ रही होती हैं, लोगों के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये आसान है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको गुनाहों से बचाए, लेकिन मजबूरी उनको ये लगती है कि मैं कैसे करूँगा यार शादी। और लड़कियों को लगता है कि इस वेले निकम्मे और कंगले के साथ शादी करके मुझे हासिल क्या होना है, ठीक है। दोनों तरफ कहानियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं। वो कहते हैं जेवर पहनाएं, लड़का कहता है कि अब जेवर पहनाऊँगा, 50 लाख जोड़ूंगा, अब ख्वाहिशात भी हैं, ज़रूरियात भी हैं इंसान की, ठीक है। तो फिर जिना जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी की बेहतरी का सोचें। ये ना सोचें कि अगर आपके होने वाले दामाद के पास इतने पैसे हों वो जेवर पहनाए, चाहे कर्जा ले, वलीमा बड़ा करे, हम अपने मेहमानों को क्या कहेंगे, अपने रिश्तेदारों को क्या कहेंगे। भाड़ में जाए रिश्तेदार यार, इस मामले में भाड़ में जाएं। भाई आप कहें नहीं कर सकता, वो इतनी उसकी गुंजाइश नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को खुश रखेगा, अच्छा इंसान है, रुखसत करें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेटी के नसीब में वो सब कुछ होगा जिसे देखकर रिश्तेदार वाह वाह करेंगे, ठीक है। तो अपनी बेटियों के रिश्तों को देखते हुए इन बातों का एहसास करें, एहतियात करें और अपनी बच्चियों के रिश्ते करते जाएं। अपने दामाद के अंदर इतने ऐब और इतना सब कुछ ना ढूंढें, क्योंकि ये सब कुछ देखते देखते बच्चों की उम्रें गुजर जाती हैं, वो गुनाह करते रहते हैं लेकिन शादी नहीं होती। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं रुमैसा खान के बारे में। तो रुमैसा खान ने भी उन बाकी एक्टर्स की तरह ये गिला शिकवा किया है कि भाई अपना काम करके, टीवी पर मेहनत करके, दिन रात एक करके अपने पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा ये बता दूँ रुमैसा खान ने कौन कौन से ड्रामे में काम किया। चांद तारा ये इनका एक ड्रामा था, उसके बाद इन्होंने परिस्तान में काम किया, ड्रामा सीरियल परिस्तान में, बहुत अच्छा किरदार था। एक ड्रामा जो बहुत हिट हुआ था, बहुत कंट्रोवर्शियल भी बना था और इसको मोटरवे के साथ लिंक किया गया था, मोटरवे हादसे के साथ। इस ड्रामे का नाम था हादसा, ठीक है। और इस ड्रामे को बैन भी करवाया गया था। हदीका कियानी ने इसमें मेन किरदार अदा किया था, रुमैसा खान भी इसमें थी। और आप सबको याद होगा कि मोटरवे पे जो हादसा हुआ था एक लड़की के साथ, याद होगा, उसको देखते हुए इस कहानी को बनाया गया था। तो इस ड्रामे को जो है वो मेरा ख्याल है ये वही ड्रामा है, इसको बैन भी किया गया था। उसके बाद इन्होंने ड्रामा सीरियल नूर में भी काम किया और भी बेशुमार एड्स और बहुत सारी चीज़ों पर ये काम कर चुकी हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कहती हैं कि इतना काम करने के बावजूद इस इंडस्ट्री में ये हाल है कि जब आप काम कर लेते हैं तो काम करने के बाद आपको अपने पैसे इस तरह मांगने पड़ते हैं जैसे आप भिखारी। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, हम ज़ाती तौर पर, अब तो ये तो टिकटॉकर्स हैं और इन्होंने पहले से पैसा कमाया हुआ था, नाम कमाया हुआ था। और मैं जब ज़ाती तौर पर कराची गया खुद मुश्किल हालात में, और उस वक्त मुझे ये बात करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि परवीन अकबर जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, उनके एक ड्रामे में मैंने काम किया। तो उसके बाद मुझे कॉल्स करनी पड़ी इतनी, कभी एक के मोबाइल से कभी दूसरे के मोबाइल से। तो मुझे कहने लगी, पता नहीं 3-4 दिन का काम था और उस वक्त मुझे मिलते थे 5,000 रुपये पर डे। अब 3-4 दिन का काम था तो 3-4 दिन के काम का 5,000 पर डे लगाएं तो 20-25 हज़ार रुपये या 15-20 हज़ार रुपये बनते थे। अब 15-20 हज़ार रुपये के लिए मुझे कॉल्स पे कॉल करनी पड़ रही हैं, मांगने पड़ रहे हैं। तो परवीन अकबर एक दिन फ़ोन उठा कर कहती हैं, जी क्या मसला है? मैंने कहा जी वो पेमेंट आपने देनी थी। अच्छा वो मैं उसको कह देती हूँ, वो फलां कोई किसी डायरेक्टर का या किसी का उन्होंने नाम लिया, वहाँ से जाके 1,000 रुपया ले लो। तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये हालात हैं इन लोगों के। और मुझे कई बार लोगों ने बोला छोड़ यार, लेकिन क्यों ना नाम लूँ यार, वो इतना मुश्किल वक्त था यार कराची का, इतना तकलीफ दिल वो वक्त था, इसलिए कि स्ट्रगल कर रहा होता है बंदा, अपने घर से दूर होता है, आपको पैसे चाहिए होते हैं, खाना होता है, आपने कपड़े लेने होते हैं, आपने जहाँ रहना है वहाँ किराया देना है, आपने आना जाना है, बसों पे जाएं या वैन्स पर जाएं, आप टैक्सी पे जाएं, आपने अपना हुलिया भी ठीक रखना होता है। तो जब आपसे काम करवा कर आपको पैसे ना दें तो बंदे पर क्या बीतती होगी। और परवीन अकबर कोई यार मतलब उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है,
और उनको एहसास होना चाहिए था। उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया था लाहौर में, उसका नाम था लिबास। उसमें इफ़त उमर भी थी। वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आप कराची आएँ, मेरे एक प्रोजेक्ट में काम करें। तो मैंने उनकी वो सीरीज़ में काम किया। तो सीरीज़ में काम करने के बाद उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और आज तक मुझे याद है कि मैंने उनको फ़ोन पे कहा था कि मेरी तरफ से आप रख लें, शायद मेरे से ज़्यादा आप ज़रूरतमंद है कि अगर आपको 1000 रुपये की ज़रूरत, मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा है, और शायद मुझे आपसे मांगने नहीं चाहिए थे। खैर, ये रुमैसा खान की बात बिल्कुल ठीक है, और जितने भी बाकी हमारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और वो ये सब बातें करते हैं, तो मुझे वो वक्त याद आता है कि यार जब इनको पैसा, अब खैर इनको इतनी, ये तो कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं ना, टिकटॉक से कमा लिया, प्रमोशन से। उस वक्त तो प्रमोशन आज से 15-16 साल पहले तो ये सब कुछ था नहीं ना ये टिकटॉक थी, ना ये यूट्यूब का ज़माना था, ना कुछ था। मतलब पाकिस्तान में तो नहीं था, बाहर तो था सब कुछ। टिकटॉक तो उस वक्त थी नहीं। खैर, तो हम किस तरह से मतलब ज़िंदगी गुजारते, यही था कि किसी से 5000 कमा लिए, किसी से 10,000 ले लिए, किसी तो थोड़े बहुत जो पैसे हम कमाते थे, तो वहाँ हम कराची प्रदेश में, वो कराची हमारे लिए प्रदेश होता था, तो इतना मुश्किल वक्त था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग कहते हैं ना कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग बड़े हसास होते हैं, टक्के दे भी हसास नहीं होते, अल्लाह दी कसम। आहो, मैं सही कह रहा यार, एक जरा बराबर इन्हां दे विच एहसास नहीं हुंदा। कोई राती 3 बजे जा रहा है तो तां भी पैसे नहीं, तो कोई सुबह सवेरे आ रहा है तां भी इन्हां दे विच एहसास नहीं। एहसास नामी चीज़ कोई नहीं हैगी। एवं शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग बड़े हसास होते हैं, कख भी नहीं होंदे। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हदायत दे। आज का प्रोग्राम इतना ही, बातें करते जाएं तो मज़ा तो बहुत आता है। लगता है कि यार आप लोग सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत कल के लिए भी छोड़ देते हैं। कल भी तो मुलाकात होनी है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।